ये हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो हमने किया वो था 12.16 जो नाम था उस टॉपिक का, वो हमने किया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो 12.17 विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग अ कैपेसिटर। हमने देखना है कि चार्जिंग किस तरह होती है और कौन कौन से फैक्टर होते हैं इन्वॉल्व होते हैं चार्जिंग कैपेसिटर के ऊपर, और डिसचार्जिंग कैपेसिटर की किस तरह होती है और कितना टाइम लगता है या कितनी रैपिडली जो है चार्जिंग हो सकती है या डिस्चार्जिंग हो सकती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कॉमन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होता है उसके अंदर दो चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है रेजिस्टेंस और दूसरा उसके साथ शामिल होता है कैपेसिटर। तो ये दोनों रेजिस्टेंस R और कैपेसिटेंस C के साथ मिलकर जो बच्चों सर्किट बनता है उसको नाम देते हैं RC सर्किट का, उसको नाम देते हैं हम RC सर्किट का। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमारे पास है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसके अंदर जितने भी सर्किट्स बनते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, तो उसमें मेजरली जो पाया जाने वाला कंपोनेंट जो है ये RC सर्किट का होता है। तो RC सर्किट एक डायग्राम जो है दिखाई गई है 12.27 के नाम से, फिगर 12.27 के नाम से आपकी बुक के अंदर 26 पेज के ऊपर जो नया एडिशन है। ये डायग्राम सारी जो है मैंने पहले ऑलरेडी ड्रा कर लिए ताकि हमारी जो वीडियो जो है वो इतनी लेंथी ना हो सके और शॉर्ट टाइम के अंदर जो है हम अपने इस टॉपिक को कवर कर पाएँ। जी इसको थोड़ा सा हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक सर्किट है, RC सर्किट है, ये हमारे पास R रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है। स्विच S हमने यूज़ किया है और इस सर्किट के दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल A है और दूसरा टर्मिनल B है, और इसको हमने किसी पावर सप्लाई बैटरी V जो है जिसका वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो डेवलप होता है वो है V0। हम जैसे ही स्विच को टर्मिनल A के साथ जो है वो फिक्स करते हैं, लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो ये जो सर्किट है हमारा कंप्लीट हो जाता है और इसमें से करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। और क्या होता है, इस करंट ने फ्लो करना है या इसने चार्ज को डिपॉजिट करना शुरू कर देना है थ्रू द रजिस्टर R ऑन द प्लेट, रिस्पेक्टिव प्लेट। Q टर्मिनल के साथ Q पॉजिटिव और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ Q पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ Q नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरह जो है इसके दरमियान जो है यानी कि प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है इन अदर वर्ड्स, और आप कह लें कि इसकी कैपेसिटेंस जो है वो C हो जाती है। और दूसरा हमने टर्मिनल जो फिलहाल हमने ओपन रखा हुआ है वो टर्मिनल B जो कि हम यूज़ करेंगे डिस्चार्जिंग के लिए, जबकि टर्मिनल A जो है हमने चार्जिंग के लिए यूज़ करना है। तो अब क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हमें पता है कि एकदम से जो है चार्ज जो है वो डेवलप नहीं होता प्लेट्स के ऊपर, स्लोली ग्रेजुअली जो है चार्ज ने डिपॉजिट होना शुरू हो जाना है थ्रू द रजिस्टर R ऑन द प्लेट Q प्लस एंड Q नेगेटिव, और कैपेसिटेंस जो है इस कैपेसिटर की वो C हो जानी है। अब बच्चों ये चार्जिंग दिखाई गई है कैपेसिटर के अंदर। अब हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर जो है वो इमीडिएटली चार्ज को स्टोर नहीं करेगा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम या कह लें कि वो टाइम फैक्टर के लिहाज से जो है वो क्या करेगा, वो चार्ज स्टोर करेगा। जब हमारे पास टाइम T था इनिशियली, तो जो T था वो 0 था, तो हमारे पास जो चार्ज Q था वो भी क्या था, 0 था, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास आफ्टर सम टाइम हमारे पास जो चार्ज जो स्टोर होना है वो होना है Q0 जो इक्वल होगा CV0 के। C जो है कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और V0 जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो हमने जो अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो सारा प्रोसेस होना है चार्जिंग का वो हमारे पास इक्वल आना है प्रोडक्ट के, दो चीज़ों के प्रोडक्ट के, एक होगा रेजिस्टेंस, दूसरी हमारे पास होगी कैपेसिटेंस। और ये हमने देखा ये टाइम फैक्टर T के इक्वल आता है, ये रिलेशन जो हमें बताता है कि जो कैपेसिटेंस जो है या जो चार्जिंग होनी है कैपेसिटर की थ्रू रजिस्टर R वो इक्वल होती है टाइम फैक्टर T के। अब वो टाइम फैक्टर जो है हमें बताता है कि कितने चार्जिंग जो है वो फास्ट हो रही है या कितनी चार्जिंग स्लो हो रही है, ये टाइम फैक्टर बताता है। इसके अलावा अगर हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर किसी भी टाइम के ऊपर जो है पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहें जो डेवलप होगा इन दो प्लेट्स के दरमियान, जो हमारे पास इक्वल होगा V के, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चों वो हम फाइंड कर सकते हैं Q चार्ज डिवाइड बाय C, यानी V इक्वल Q ओवर C के साथ जो है हम
वो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा बिटवीन द टू प्लेट्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने बात की कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का भी इक्वल आता है टाइम फैक्टर, ठीक है, जो हमें बताता है कि कितनी स्पीड से चार्ज जो है वो स्टोर होना है, कितना स्लोली चार्ज ने स्टोर होना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे पास टाइम फैक्टर कहलाता है और इसकी डेफिनेशन ये है, ये टाइम फैक्टर हमारे पास वो टाइम टी जो है वो टाइम है या वो टाइम हमें चाहिए कितना चार्ज स्टोर करने के लिए इक्विलिब्रियम के ऊपर हमें 0.63 जो है यानी 0.63 ऑफ क्यू नॉट जो है चार्ज स्टोर करने के लिए हमें जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टी कहलाता है, टाइम फैक्टर कहलाता है हमारा। जब हमारे पास सैचुरेशन आ जानी है, जब चार्ज स्टोर हो जाना है, तो अगर हम इसको 12.28 के अंदर देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइम फैक्टर जो है अगर जितना स्मॉल टाइम फैक्टर होगा वो डिपेंड करता है आरसी की वैल्यू पे, यानी कि जितनी आरसी की वैल्यू कम होगी उतना ही टाइम फैक्टर कम होगा, यानी उतनी फास्टली हमारी चार्जिंग हो जाएगी। चार्जिंग किसकी होगी? कैपेसिटर की, यानी उतनी फास्टली जो है हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आर और सी की वैल्यू पे। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल चार्जिंग के लिए हमने ये लाइन जो है ये हमने यूज की है, ये वाली, ये है स्मॉल चार्जिंग के लिए, ठीक है। स्मॉल वैल्यू हमारे पास जो है स्मॉल वैल्यू आर होगी, जिसका मतलब है कि फास्टली जो है हमारे पास क्यू नॉट जो है यानी 0.63 जो है वो इक्विलिब्रियम पे आगे सैचुरेशन हो जानी है, यानी कंप्लीटली चार्ज हो जाना है हमारे पास किसने? कैपेसिटर ने। यानी क्यू हमारे पास यानी क्यू नॉट हमारे पास आ जाएगा सी वी नॉट के। अगर हमारे पास वैल्यू किसकी स्मॉल है? आरसी की, यानी टाइम कम लगा। और अगर हम दूसरी वैल्यू देखें, अगर आरसी की वैल्यू ज्यादा आ रही है यानी रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है। अगर दोनों का प्रोडक्ट लें तो टी टाइम ज्यादा लगेगा। हमने लॉन्ग द एक्स एक्सिस टी लिया है, लॉन्ग द वाई एक्सिस क्यू लिया हुआ है। आप देख सकते हो कि अगर स्मॉल वैल्यू है तो हमारे पास बड़ी जल्दी ही इक्विलिब्रियम के ऊपर आके चार्ज स्टोर हो जाता है, मैक्सिमम चार्ज जो है या इक्विलिब्रियम सैचुरेशन आ जाती है हमारे पास इस टाइम के ऊपर। जबकि अगर हम लार्ज वैल्यू की बात करें आरसी की, तो जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी, यानी जितना आरसी ज्यादा होगा उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं आगे जाके जो है यहाँ पे जाके हमारे पास जो टाइम आएगा वो काफी ज्यादा टाइम लगेगा अगर आर और सी की वैल्यू ज्यादा है। यानी आर की वैल्यू ज्यादा है रेजिस्टेंस की तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसका मतलब है टाइम फैक्टर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर चार्ज था 0.63 क्यू नॉट, उसको भी वैल्यू, उसकी वैल्यू भी देखें टाइम के लिहाज से वो क्या हो रही है? वो ज्यादा हो रही है टाइम टी के लिहाज से, ठीक है। जबकि हमारे पास जो चार्जिंग है लार्ज वैल्यू आरसी के लिए वो स्लो होगी, यानी कि स्लोली हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। तो डिस्चार्जिंग के लिए हमने क्या करना है? इसी सर्किट को, ये जो टर्मिनल है हटा के हमने बी के साथ इसको जोड़ देना है। स्विच एस जो है, जो टर्मिनल ए के साथ जो था ज्वाइन किया हुआ था हमने सर्किट कंप्लीट करने के लिए, अब हमने क्या करना है? उसे टर्मिनल बी के साथ जो है स्विच को लगा देना है। अब जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है उस वक्त, जो फुली चार्ज कैपेसिटर है हमारा, इसके ऊपर इक्विलिब्रियम के ऊपर जो चार्ज स्टोर है उसने डिस्चार्ज होना शुरू हो जाना है। एंटी क्लॉकवाइज जो है उसने डिस्चार्ज होना शुरू हो जाना है थ्रू द टर्मिनल बी, थ्रू द रेजिस्टेंस आर। यहां से चार्ज ने जो है रेजिस्टेंस आर के जरिए जो है इस तरह जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाना है। और उसने डिस्चार्ज कैसे होना है? जो क्यू पॉजिटिव होगा उसने थ्रू द रेजिस्टर आर टू द टर्मिनल बी उसने क्या करना है? जो क्यू नॉट, नेगेटिव क्यू नॉट है यानी नेगेटिव चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज कर देना है। इस पॉजिटिव चार्ज ने यहां से मूव करना है आर के थ्रू और बी के थ्रू जाके उसने नेगेटिव प्लेट पे पहुंच के जो नेगेटिव चार्ज था नेगेटिव प्लेट के ऊपर से न्यूट्रलाइज कर देना है। अब ये भी डिपेंड करता है कि हमारे पास आर और सी की वैल्यू पे, ठीक है। जो टाइम है हमारा डिस्चार्जिंग का वो भी बच्चों डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक आर रेजिस्टर और दूसरा सी कैपेसिटेंस। उन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हमने फिग 12.29 के अंदर जो है ए के अंदर दिखाया है, और जो हमने इसको ग्राफिकली जो है इंटरप्रेट किया है फिग 12.29 के बी पार्ट के अंदर, कि आप देख सकते हो हमने अलोंग द एक्स एक्सिस टी टाइम लिया है, अलोंग द वाई एक्सिस क्यू लिया है। जब हमारे पास स्मॉल वैल्यू होगी आर की तो डिस्चार्जिंग भी उतनी फास्टली होगी, ठीक है। अगर हमारे पास लार्ज वैल्यू है किसकी? टाइम टी यानी आर सी की, हमारे पास जो है वैल्यू लार्ज आ रही है तो उसकी डिस्चार्जिंग भी स्लोली होगी। यानी कि अगर चार्जिंग फास्टली है तो डिस्चार्जिंग भी क्या होगी?
फास्ट होगी। सिमिलरली अगर चार्जिंग जो कैपेसिटर की हो रही है वो स्लोली हो रही है तो उसकी डिस्चार्जिंग भी स्लो होगी। अब हम प्रूव करते हैं कि हमारे पास ये जो फैक्टर आता है आर और सी का, ये दोनों इक्वल कैसे हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों की यूनिट को लिखें, दोनों को यूनिट को हम कैसे लिखेंगे कि इनका आंसर जो है वो टी के इक्वल आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ये हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, यानी आर और सी का जो फैक्टर है वो सेकंड के इक्वल आ रहा है, आर इक्वल सी, यानी कि टाइम के इक्वल किस तरह आता है हम इसको इनके यूनिट्स के लिहाज से, डायमेंशन के लिहाज से भी प्रूव कर सकते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू और यूनिट जो ऐसे यूनिट है उनके एनालिसिस के थ्रू इसको हम शो कर सकते हैं। आपको पता है आर क्या होता है, आर आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, आर हमारे पास होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, और यहां से अगर आपने R निकालना है तो R आ जाएगा V ओवर I। I जो है करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। और C आपको पता है क्या है, चार्ज है, Q है, ठीक है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होती है QV, ठीक है, C इज इक्वल टू QV। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं Q इंटू V की जगह पे, यानी ये हमने C की वैल्यू पुट कर दी, कैपेसिटेंस की Q एंड V, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ से निकालें कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं Q इंटू V है, और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी V ओवर I। अब आपको ये भी पता है कि हमारे पास Q ओवर I जो है फॉर्मूला ऑफ करंट हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ द करंट हमने पढ़ा है Q ओवर T, ठीक है। यानी कि Q ओवर T का मतलब ये है, Q हमारे पास क्या है, कूलम चार्ज है, T हमारे पास क्या है, सेकंड है, ठीक है। इस तरह भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास Q कूलम चार्ज, यानी Q जो है इसको आप स्मॉल q लिख लें, और यहाँ से अब I की वैल्यू पुट करना चाहें तो वो भी आप पुट कर सकते हैं। I हमारे पास क्या आएगा, I की वैल्यू आएगी, I हमारे पास यहाँ से लिखेंगे Q ओवर S, ठीक है। अब Q से Q क्या हो जाना है, कैंसिल आउट हो जाना है। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V ओवर I हो गया, जबकि Q इज इक्वल टू सी वी होता है एक्चुअली। ये अगर हम देखें Q इज इक्वल टू सी वी, और C हमारे पास आएगा Q ओवर V के, यानी कि ये आ जाएगा Q ओवर V, यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, ये बाद में नाम ही लिखें, V से V कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। और ये भी हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 रह गया, और बाकी हमारे पास जो रिलेशन बच जाता है वो हम लिख लेते हैं। बाकी यहाँ पे रह गया 1, यानी 1 ओवर S, तो इसको हम लिख सकते हैं रेसिप्रोक होके S आपको पता है सेकंड है, यानी ये इक्वल आ जाएगा T के। यानी हमने क्या करना है, हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है, ओहम लॉज को यूज करके V इज इक्वल टू आई आर, R हमारे पास आएगा V ओवर I लिख दिया। Q इज इक्वल टू सी वी होता है, पहले थोड़ा गलत लिखा गया था, Q इज इक्वल टू सी वी, C हमारे पास आ जाएगा Q ओवर V के, यानी C आ जाएगा Q ओवर V लिख दिया, V से बच्चों V कैंसिल हो गया, बाकी रह गया हमारे पास क्या बोला, Q ओवर I, और I आपको पता क्या होता है, Q ओवर S, यानी कि चार्ज ओवर टाइम T ले लें आप, ठीक है, ये टाइम T है। मैं डायरेक्ट उसका यूनिट लिख दिया था, आप यूनिट ना भी लिखें, डायरेक्ट T भी लिख सकते हैं, और आप डायरेक्ट एंड पे इसको S भी कर, सेकंड भी कर सकते हैं। ये Q से Q कैंसिल हो गया और T रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता ये सेकंड के इक्वल होता है, इस तरह हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि RC इज इक्वल टू T के टाइम फैक्टर T के बराबर आता है।